हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो अपना फिर से सेशन है वही सेम चल रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज। और उसके अंदर जो स्टार्ट किया था अपन लोगों ने कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें जो कुछ मैंने डिजीज आपको बताई, जो रिमेनिंग है वो सारी करेंगे अपन लोग। तो सभी के सभी लोग जल्दी से जुड़े। दिनेश गुड इवनिंग, दिनेश, प्रियंका, अनिल, विजय, राम राम, बिल्कुल सभी को राम राम। सभी लोग जल्दी से जुड़ें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि तुम्हारा सबसे मेन जो अभी बनता है ना वो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। समझ रहे मेरी बात तुम लोग। और वैसे आई थिंक तुम्हारी सीएचओ की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फिलहाल तुम्हारा पूरा फोकस सीएचओ के ऊपर है और साथ में यूपी सीएचओ तुम्हारे को परसेंटेज पे ले रही है ना, तो चारों तरफ सीएचओ सीएचओ हो रहा है। तो अच्छी बात है, सभी लोग क्लास को शेयर करें। कांता, अमन, विशाल, विवेक, भारत, निशा, सभी को गुड इवनिंग। जो अपना लास्ट सेशन चल रहा था, लास्ट जो मैंने सुंदर, चेतन, शुभम, दिनेश, सुखी, विवेक, सभी को गुड इवनिंग। आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन अपन लोग स्टार्ट करेंगे, इससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था टीबी से पहले अपना एक टॉपिक चल रहा था मिजल्स, और फिर उसके बाद में स्टार्ट किया था जर्मन मिजल्स, मतलब रूबेला। रूबेला का मैंने कुछ पार्ट आपको बताया था, कुछ उसका थोड़ा सा बाकी रह गया था, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, क्योंकि उस दिन नेटवर्क इश्यू आ रहा था तो बताया नहीं था पूरा। तो कुछ जो वो रिमेनिंग पार्ट रहा था आज पहले मैं वो करवाऊंगा, उसके बाद में अपन दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग क्लास को शेयर करें, सभी को गुड इवनिंग। और ध्यान से सुन लो, कान खोल लो कि साथ साथ में नोट्स बनाओगे। कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कमेंट काम नहीं आएंगे, जो लिखोगे वही काम आएगा। बाकी तुम सब ज्ञानी हो ही, है ना, क्योंकि तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। चित्तौड़गढ़ से बिल्कुल राम राम बेटा, गुड इवनिंग सभी को। रवि, राजेश, दिनेश, राजेश, सभी को गुड इवनिंग। आकाश, दिनेश, तुम्हारे कमेंट सभी के पढ़ नहीं पाता देखो ना, क्योंकि कमेंट काफी स्पीड में आते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों को जुड़ना, क्लास शेयर करनी है। तो सेशन स्टार्ट करेंगे आज का अपन लोग। जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, सभी को गुड इवनिंग। साथ साथ में नोट्स बनाएंगे आप लोग। अरे ध्यान में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं, कि लास्ट में जो टॉपिक रहा था जर्मन मीजल्स का कुछ पार्ट रह गया था, जो मैं बता रहा था आप लोगों को। रूबेला, अपना लास्ट में जो टॉपिक चल रहा था रूबेला, रूबेला से पहले मैंने आपको रूबियोला मतलब जो मेजल्स था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था आप लोगों को ना। तो इसका जो कुछ पार्ट था, सभी गुड इवनिंग। यस, तो बेटा जी रूबेला में लास्ट जो मैंने आपको बताया था, इसके देखो मैंने सारे के सारे के जो साइन एंड सिम्टम क्या क्या आते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। बेसिक जब मैं आपको साइन सिम्टम करवा रहा था तो इसमें बेटा जी मैं आपको रेसेस के बारे में बता रहा था कि जो रेसेस होता है जर्मन मीजल्स का या रूबेला का जो फर्स्ट रेसेस होगा। अच्छा तुम्हें ध्यान में होगा, आई थिंक मैंने बताया भी था कि फर्स्ट रेसेस रूबेला का कहां पे अपीयर होगा, जर्मन मीजल्स का। सभी को गुड इवनिंग। हंसराज, मोहम्मद, तनु, मनीष, खुशी, दिनेश, मंजू, बलवीर, सभी गुड इवनिंग। आंसर करोगे आप लोग। जो लास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो रूबेला होगा इसका फर्स्ट रेसेस कहां पे निकलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड मनीष बेटा करवाया था, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आप लोगों को ना सारा का सारा। दीपेश सर क्लास को डिलीट क्यों करते बेटा, क्लास है वो आपको सबसे पहले जब बोला गया था कि क्लास ओनली लाइव रहेंगी, लाइव ही होंगी, लाइव ही होती रहेंगी। बस डिलीट इसलिए किए जाती हैं कि आप लोग जो टाइम दिया गया उस पर आओ, पढ़ो आप लोग ना, सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। रूबेला का जो फर्स्ट रेसेस मैंने कहा बताया था, ये जो आपके आंसर आ रहे हैं फेस। एक का आंसर आया था बिहाइंड द ईयर, अरे बिहाइंड द ईयर कौन से का बताया था, फेस है ना। तो आई थिंक सभी को पता है कि जो रूबेला का फर्स्ट रेसेस होगा वो कहां पे होगा, फेस पे होगा। उसके बाद मेरा क्या होगा, स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग बड़ा ध्यान रखोगे कि बेसिक देखो जो रेसेस से क्वेश्चन आएगा ना, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि रेसेस में ध्यान रखोगे आप लोग कि सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को स्मॉल पॉक्स, इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को चिकन पॉक्स, और जो इसके अलावा जो रेसेस और निकलते हैं वो मैंने एक बताया आप लोगों को मीजल्स, और एक मैंने आपको बताया रूबेला। इन चार डिजीज में मेनली रेसेस निकलते हैं। तो सबसे मेन ध्यान रखोगे, इन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉल पॉक्स का फर्स्ट रेसेस कहां निकलेगा, चिकन पॉक्स का फर्स्ट रेसेस अपीयर कहां होता है, मिजल्स का फर्स्ट रेसेस कहां पे अपीयर होगा, समझ रहे हो मेरी बात, और रूबेला का फर्स्ट रेसेस कहां पे अपीयर होगा। ये ध्यान रखना, मेनली इन चार डिजीज से रेसेस आते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ध्यान रखना, मैंने स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स का जो आपको बताया था कि जो स्मॉल पॉक्स है इसे मैंने क्या बोला था, क्या बोलते हैं, बड़ी माता। ध्यान है बेटा जी आप लोगों को, बड़ी माता की भाई मर्जी है, माने ना माने कहीं से भी आए, मतलब कि जो स्मॉल पॉक्स का पहला रेसेस है वो बॉडी में कहीं पे भी निकलेगा, उसके बाद में पूरी बॉडी पे क्या हो जाता है, स्प्रेड। चिकन पॉक्स का देखो ध्यान रखना, सी फॉर चिकन पॉक्स और सी फॉर चेस्ट, समझ रहे हो ना, कहां पे निकलेगा, चेस्ट पे निकलेगा, ट्रंक के ऊपर पहला रेसेस। मिजल्स जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी है, ये किलर डिजीज है। कौन सी है, किलर डिजीज में इंक्लूड है जो सारी किलर डिजीज हैं। तो ध्यान रखना, किलर का मतलब कि जो पर्सन या जो भी अटैक करेगा, मारेगा, वो हमेशा किधर से करेगा, पीछे वाली साइड में। तो क्या बताया था मैंने आपको, बिहाइंड द ईयर। रूबेला है ये सामने से आएगा, मतलब क्या बताया था मैंने आपको, फेस। आई थिंक सभी का क्लियर है आप लोगों का। यस, तो नेक्स्ट देखो, इसी का जो रूबेला का जो बचा हुआ पार्ट था, रूबेला का, इनके मनीष, इनके साथ नाम लिख दो, कौन सा नाम लिखो मनीष, नाम सारे बता रहा हूं बेटा, है ना, निशु, मिथिलेश, यस वेरी गुड, है ना, बिहाइंड द ईयर। अब देखो नेक्स्ट जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो रूबेला का जो रिमेनिंग पार्ट था वो साथ साथ में लिखोगे आप लोग, कि मैंने इसका लास्ट में आपको फर्स्ट रेसेस बताया था, है ना, जो कहां पे निकलेगा, फेस पे निकलेगा। यस वेरी गुड। नेक्स्ट ध्यान रखना कि जो रूबेला होता है, ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, ध्यान रखना, रूबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है कि किसी पर्सन में अगर ये हुआ है तो ध्यान रखना ये उस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग क्या प्रोवाइड करवाएगा, इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग
इम्यूनिटी क्या प्रोवाइड करवाएगा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा। देन अगर मैं आपको बोलूं कि यही इन्फेक्शन, बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूं, ये अगर रुबेला का इन्फेक्शन किसी प्रेग्नेंट या अगर मैं आपको बोलूं प्रेगनेंसी में होता है, किसके अंदर होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे आप लोग। नेक्स्ट जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है कि रुबेला इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है, बेटा जी क्या कर देगा, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, जो बड़ा वेरी वेरी डेंजरस है, खतरनाक है। जो फीटस होगा उसमें काफी सारे डिफेक्ट आ जाएंगे। तो ध्यान रखोगे आप लोग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल के अंदर, अगर किसी फीमेल के अंदर क्या होता है, रुबेला का अटैक होता है या कोज होता है। सर सीसीएच का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, बेटा सीसीए तो जहां से कोर्स होता है, आजकल तो शायद कॉलेज वाले भी कराते हैं, जहां से आपने कॉलेज किया वहां से मिल जाएगा। अगर आप लोगों से बोला जाए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है तो क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान रखोगे बेसिक कि जो कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है, ध्यान रखो बेटा जी, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में लिखोगे आप लोग कि इसका जो मैक्सिमम कोज होता है, ध्यान रखना किसके अंदर होगा बेटा जी, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। जिसका अटैक होगा वो कब होगा, रिप्रोडक्टिव फीमेल के अंदर होगा, और मेनली ध्यान रखना 40% इसके चांसेस होते हैं। समझ मेरी बात तुम लोग। तो अगर किसी पर्सन के अंदर, अगर किसी फीमेल के अंदर बेटा जी क्या होता है, कंजेनाइटल क्या होता है, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम क्या होता है, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम होगा, तो जब इस बच्चे का बर्थ होगा, क्या बोल रहा बेटा जी मैं, जब इस बच्चे का बर्थ होगा तो बच्चा कैसा पैदा होगा, डिफेक्टिव बच्चा पैदा होगा, सब डिफेक्टिव चाइल्ड या डिफेक्टिव न्यूनेट पैदा होगा। और ध्यान रखना जैसे ये पैदा होगा तो इसमें सबसे मेन जो सिम्टम देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, 40% चांसेस होते हैं, ये ध्यान रखोगे आप लोग। बेसिक अगर जो मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं ध्यान से सुनोगे आप लोग कि जब बच्चा पैदा होगा एट बर्थ वो कैसा होगा, करते हैं इसके जो जांच करते हैं, इस बच्चे के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट मिलेंगी, प्रेजेंट क्या देखने को मिलेंगी, आईजीएम। देखो आईजीएम वैसे मेनली प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती हैं, लेकिन अगर इन्फेक्टिव बच्चा है तो इसके अंदर क्या मिलेंगे देखने को आपको, आईजीएम। लेकिन एग्जामिनर बेटा जी यहां से पूछेगा इसमें आईजीएम भी होगी और क्या होगी, ध्यान रखोगे आप लोग, आईजीजी भी होगी, दोनों होंगी। आईजीजी है ये तो बेटा जी क्या करता है, क्रॉस द प्लेसेंटा। पता है तुम लोगों को ये क्या करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, बट आईजीएम प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। तो यहां पे एग्जामिनर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि जब आईजीएम प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है तो मुझे तुम बताओगे कि जब उसे कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हुआ, क्या हुआ, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हुआ, तो क्या ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई या खुद बच्चे ने बनाया। दिस इज द इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी आप लोगों को कि आईजीएम जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें आईजीएम है, तो आईजीएम मदर से बच्चे में आई, मदर टू चाइल्ड या फीटस, या मैं अगर आपको बोलूं कि जो बच्चा था, जो नियोनेट है, उस फीटस ने खुद प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस बाय चाइल्ड। ये बेटा जी क्या बोलोगे आप लोग, फीटस या नियोनेट। समझ रहे मेरी बात तुम लोग, जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करोगे आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि जो आईजीएम में क्या कह रहा हूं आप लोगों को, स्ट्रक्चर, मिलीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मदर टू चाइल्ड, प्लेसेंटा, उसमें आईजीएम का पूछ रहा हूं। दिस इज द इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, हाईलाइट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूं कि आईजीएम वैसे मेनली नॉर्मली प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, पता आप लोगों को, लेकिन अगर बच्चा इन्फेक्टेड है, उसमें कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हुआ है, तो ये कहां से आएगी, प्रोड्यूस बाय नियोनेट। यस रुचि ने लिखा है, मंजू फीटस प्रोड्यूस, मदर टू चाइल्ड हुआ है ना। सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि मदर टू चाइल्ड, कुछ बोल रहे हैं कि खुद बच्चे ने बनाई है। हमेशा बेटा जी ध्यान रखोगे आप लोग कि आईजीएम कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी। ये किसके द्वारा सिंथेसाइज की गई, ध्यान रखोगे आप लोग। क्या बोल रहा हूं बेटा जी आप लोगों को, सिंथेसाइज, क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, सिंथेसाइज्ड बाय नियोनेट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट कर लोगे। अगर कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है तो आईजीएम किसके द्वारा बनाई गई, बच्चे के द्वारा बनाई गई, ये ध्यान रखोगे आप लोग। सुमित वेरी गुड, फीटस के द्वारा, ऑफिशियल एज ए नियोनेट, फीटस ने बनाई है ना, भावनेश बिल्कुल वेरी गुड है ना। नेक्स्ट बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये बच्चे ने बनाई है, मेनली अपने को देखने को मिलेगा ना, लेकिन जब एट बर्थ, मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ एट बर्थ का, अगर आप लोगों से बोला जाए कि एट बर्थ एक तो अपन क्या डिटेक्ट करेंगे, आईजीएम डिटेक्ट करेंगे, इसके अलावा अपने को और क्या क्या ऐसा जो इसके अंदर आपको सिम्टम दिखेंगे, या आप लोग कैसे डिटेक्ट करोगे, जो डिटेक्शन होगा या डिटेक्टेबल होगा वो क्या क्या डिटेक्टेबल होगा, ध्यान रखोगे। बड़ा ध्यान रखना कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसमें अपन कहां से कैसे कैसे देखेंगे, जो सिंपल लेते हैं, हमेशा ध्यान रखोगे फेरेंजियल सिक्रेशन, जो फेरेंजियल सिक्रेशन है, फेरेंजियल सिक्रेशन यहां से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीएसएफ फ्लूइड है, इससे अपन इस इंफेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन, और ध्यान रखना रेक्टल स्वाब, दिस इज द इंपॉर्टेंट, जो रेक्टल स्वाब होगा इसके द्वारा भी अपन क्या करेंगे, डिटेक्ट। मैं इसका टेस्ट डायग्नोसिस बताऊंगा आपको, ये जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम की मैं डिटेक्शन बता रहा हूं कि और अपन लोग कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है मनु, संतु बेटा, मनु तो नोट्स बना रहा है, तू भी बना लेना, तू भी नोट्स पे ध्यान दे ले। क्लियर है, फिर कहीं ये पूछे कि मनु क्या तूने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए, ध्यान रखोगे आप लोग, बेसिक जो मैंने आपको डिटेक्टिव बताया। अब बेटा जी अगर कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम होता है तो ध्यान रखना इसके जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि अगर कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हुआ तो ध्यान रखना सबसे मेन क्या करता है ये, ध्यान रखना इनहिबिट सेल डिवीजन, क्या कर देगा ये, इनहिबिट सेल डिवीजन। और अगर सेल डिवीजन इनहिबिट हुआ तो मुझे तुम बताओ क्या जो इस बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, क्या ध्यान रखना ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। और जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा बच्चा होगा, लो बर्थ वेट, कैसा होगा, लो बर्थ वेट बच्चा पैदा होगा। ध्यान रखना, या अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन,
क्या बोल सकते हैं अपन, ग्रोथ रिटार्डेशन। क्लियर है बिल्कुल। स्टिल बर्थ, खुशबू, आदाब, कोमल, पूनम, वरिंदर, ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, जितना तू पढ़ेगा ना बेटा उतनी इंपॉर्टेंट है, तू कितना इंपॉर्टेंट समझता है वो तेरे पे डिपेंड करता है ना। क्लियर है बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप लोगों से बोला जाए नेक्स्ट कि इसी के में अगर आपको बेसिक जो ट्राइड कॉम्प्लिकेशन होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। ट्राइड जो कॉम्प्लिकेशन होंगे इस बच्चे में मेन जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ना, पहले मैं बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूं कि बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा, डीफनेस, क्या क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे, डीफनेस। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक मालफॉर्मेशन, क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक मालफॉर्मेशन। और क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, कैटरेक्ट। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा। नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए रेटाइनोपैथी, और क्या क्या देखने को मिलेगा, रेटाइनोपैथी देखने रखना, डीफनेस देखने को मिलेगी, कार्डियक मालफॉर्मेशन, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटाइनोपैथी। इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी भी देखने को मिलेगी, सेरिब्रल पाल्सी। इसके अलावा इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन। ये सारे के सारे बेटा जी क्या देखने को मिलेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। ये बेसिक मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताएं कि अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा, बाकी इसका मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि सबसे डेंजर से कौन से टाइम पे होगा, कौन सा ट्राइमेस्टर होगा, सबसे कम साइड इफेक्ट कौन से में होंगे, ये बेसिक ध्यान रखोगे। अभी जो मैंने बेसिक बताया सारे के सारे मैंने इसके ट्राइड कॉम्प्लिकेशन है वो बताया कि अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा तो उसमें मैन क्या क्या देखने को मिलेगा। क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, ध्यान रखना, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम सबसे डेंजर से अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है तो सबसे मैन कौन सा होता है बेटा जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कौन सा ध्यान रखोगे आप लोग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट कर लोगे। क्लियर है बिल्कुल। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये इन्फेक्शन, अगर मैं आपको बोलूं कि इन्फेक्शन किसमें होता है, इन्फेक्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो सबसे पहला तो मैंने जो आपको बोला कि मोस्ट डिजास्टर या मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है कौन सा, क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, मोस्ट डिजास्टर्स टाइम या मोस्ट डेंजरस टाइम, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर आएंगे, फर्स्ट के अंदर। दिस इज द इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन से कंडीशन में होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होगा। तो समझ पा रहे हो ना। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये इन्फेक्शन होता है तो ध्यान रखना क्या क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, अबॉर्शन। क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखना बेटा जी, स्टिल बर्थ, क्या हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव आगे नहीं होगी। इसके अलावा स्किन लीजन, क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, स्किन लीजन। क्लियर है। इसके अलावा ब्लूबेरी, क्या देखने को मिलेगा, ब्लूबेरी मफिन लीजन, क्या देखने को मिलेगा, ब्लूबेरी मफिन लीजन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे कि अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि और मैन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा या अकॉर्डिंग टू दैट ट्राइमेस्टर, ऑर्गन्स प्रोसेस नहीं होगी, ऑर्गन प्रोग्रेशन नहीं होगी, विकास फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यस कोमल राव, विकास, हाँ बिल्कुल विकास बेटा, तो खुद ध्यान देना। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए, ध्यान रखोगे आप लोग कि ये अगर अकॉर्डिंग टू द वीक या अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर में आपको बोलूं बेटा, अगर अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर तो क्या क्या बोलोगे आप लोग, अगर ये 11 वीक से पहले हो, बिफोर 11 वीक, क्या बोल रहा हूं बेटा जी मैं आप लोगों को, बिफोर 11 वीक, 11 वीक से पहले होगा तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। मेन जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल, क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। और ये क्या रहेगा, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा, ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन। क्लियर है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या देखने को मिल सकता है, जो मेन होंगे वो क्या रहेंगे बेटा जी, कैटरेक्ट, ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा और क्या रहेगा, कैटरेक्ट। क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कॉम्प्लिकेशन होगा। देन अगर नेक्स्ट मैं आपको बोलूं कि यही अगर 11 to 16 वीक, इन्फेक्शन कब होता है, 11 to 16, 11 से 16 वीक पे होगा तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, क्या देखने को मिलेगा, डीफनेस। पीडीए मोस्ट कॉमन, यस है ना। अब क्या देखने को मिलेगा, पीडीए या क्या बोल दो आप लोग, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। क्लियर है बिल्कुल। मोस्ट कॉमन क्या होगा इसी के अंदर, पीडीए होगा बिफोर 11 वीक। देन अगर नेक्स्ट मैं आपको बोलूं कि 11 से 16 वीक पे क्या होगा, डीफनेस। अगर यही मैं आपको बोलूं बेटा जी आफ्टर 16 वीक, अगर 16 वीक के बाद में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ध्यान रखना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, नो सीरियस कॉम्प्लिकेशन, कोई ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। बेसिक ध्यान रखोगे आप लोग, कब की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये 16 वीक के बाद में होता है तो। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जब ये इन्फेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द वीक तो बच्चे के अंदर जो रिस्क फैक्टर होंगे, उसके डैमेज होने के चांसेस होंगे, वो कितने रहेंगे वो ध्यान रखोगे आप लोग। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं रिस्क ऑफ फीटल डैमेज इन कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जो आपकी इमेज दिख रही है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना। इसमें बेसिक जो बता रहा हूं आप लोगों को कौन से कंडीशन में क्या क्या। अगर आपसे बोला जाए स्टेज ऑफ गेस्टेशन, अगर 11 वीक से कम है तो फीटस जो रहेगा वो कितना इन्फेक्टेड होगा, ध्यान रखोगे 90% किसके चांसेस होंगे इन्फेक्टेड होने के। अगर 11 वीक से अगर ये बोला जाऊं मैं कि फीटस जो कितने डैमेज होने के चांसेस, 100% डैमेज अमंग इन्फेक्टेड। क्लियर है। ओवरऑल रिस्क तो भी क्या बोलेंगे अपन, 90%। समझ रहे हो। 11 to 16 अगर 11 से 16 वीक है तो जो इन्फेक्टेड कितने चांसेस रहेंगे, 55%। 37% के चांस रहेंगे इन्फेक्टेड किसके, फीटस डैमेज्ड। और अगर आपसे बोला ओवरऑल रिस्क बोला जाए तो 20%। 17 से 26 वीक तो क्या बोलना है, इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं, 33%। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। डैमेज का 0%, ओवरऑल रिस्क भी क्या रहेगा 0%।
27 to 36 कितना रहेगा, 53 किसके चांसेस रहेंगे इन्फेक्शन के, डैमेज या ओवरऑल कितना रहेगा, 0% क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। बलदेव बेटा देख सारा का सारा मैंने बता दिया ना, 16 वीक बाद में चांसेस होंगे वो कम होंगे ना। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि अगर मान लो कि जो रूबेला का अपन डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में ध्यान रखता है अपन क्या करते हैं इसके अंदर से बेटा जी, रूबेला टाइटर करवाते हैं, क्या करवाते हैं अपन लोग, रूबेला टाइटर, जो कितना रहेगा 1:8, कितना रहेगा 1:8 रहेगा। और अगर आपसे बोला जाए इससे ज्यादा है और मोर, क्लियर है बिल्कुल, तो ध्यान रखना एक्टिव किसके चांसेस रहेंगे, एक्टिव इन्फेक्शन के, इन्फेक्शन क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे आप लोग कि रूबेला टाइटर अगर करवाया है तो 1:8 या इससे ज्यादा है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। रूबेला क्लियर आप लोगों का। देन नेक्स्ट बेटा अगर आप लोगों से बोला जाए, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि इसके लिए जो वैक्सीनेशन करते हैं, बेसिक ध्यान रखोगे, वैक्सीनेशन फॉर रूबेला, तो जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो ध्यान रखना, इसकी वैक्सीन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी, रिप्रोडक्टिव फीमेल, रिप्रोडक्टिव फीमेल, जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपन लोग रिप्रोडक्टिव फीमेल को, क्लियर है बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो सेकंड प्रायोरिटी होगी, मोबिन क्लास में याद हो जाता है बिल्कुल, मैं नहीं, तुम अच्छा पढ़ते हो इसलिए तुम्हें याद हो जाता है ना, तुम बहुत अच्छे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों, क्योंकि तुम ब्रिलियंट हो चुके हो सारे के सारे बच्चे। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी, रिप्रोडक्टिव फीमेल को, सेकंड प्रायोरिटी अगर आप लोगों से बोला जाए तो ध्यान रखना एक से जो 14 साल के बच्चे होंगे इनमें इसकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी वैक्सीनेशन की। और अगर मैं आपको बोलूं थर्ड जो प्रायोरिटी पे लेके आएंगे अपन, वो कौन सा रहेगा, 1 ईयर, 1 साल तक के जो बच्चे होंगे इसमें क्या रहेगी, थर्ड प्रायोरिटी। नेक्स्ट ध्यान रखना, जो मैं इसके क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर किसी फीमेल को क्या क्या बेटा जी आप लोगों ने वैक्सीन दिया है, वैक्सीन किसका, रूबेला का, तो ध्यान रखना इस फीमेल को क्या बोलना है कि तुझे प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, क्या बोलना है, प्रेगनेंसी अवॉइड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, क्या बोलना है, प्रेगनेंसी अवॉइड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फीमेल को क्या दिया है, वैक्सीन दिया है, तो कब तक ये बोलना है कि वैक्सीन लेने के बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी क्या नहीं करनी है, कंसीव नहीं करनी है। यही अगर मैं आपको बोलूं कि रूबेला का इन्फेक्शन होता है, क्या बोलना बेटा जी मैं आप लोगों को, रूबेला इन्फेक्शन का ध्यान रखोगे आप लोग, अगर फीमेल को इन्फेक्शन हुआ है तो इसको बोलना है कि प्रेगनेंसी अवॉइड, क्या बोल रहा हूं बेटा जी मैं आप लोगों को, प्रेगनेंसी अवॉइड कब तक करनी है, नेक्स्ट 6 मंथ। दिस इज द इंपॉर्टेंट, आप लोगों से क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर वैक्सीन लिया है तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी अवॉइड करेगी, क्योंकि बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, ये जो इसका वैक्सीन में जो एंटीजन है ये क्या कर जाएगा, प्लेसेंटा को क्रॉस, या अगर रूबेला इन्फेक्शन हुआ है तो 6 महीने तक उसे क्या करवाना है, क्या बोलना है कि प्रेगनेंसी क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्लियर आप लोगों का। तो ये जो कुछ पार्ट जो रिमेनिंग रहा था बेटा जी रूबेला का, वो मैंने आपको बताया, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, क्लियर है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कौन से ट्राइमेस्टर में और क्या दिक्कत आएंगी, क्लियर आप लोगों का सभी का। मनोज, महेश, बिश्नोई, तो आई थिंक क्लियर आप लोगों का। नेक्स्ट जो डिजीज स्टार्ट करेंगे बेटा जी, नेक्स्ट डिजीज है वो है डिफ्थीरिया, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन लोग, क्या बोलना आप लोगों को, नेक्स्ट जो है डिफ्थीरिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, लगभग एग्जाम में जो डिजीज है इससे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी सीरियस डेंजरस डिजीज होती है ये, क्लियर है बिल्कुल। अगर आप लोगों से बोला जाए रूबेला इन्फेक्शन 6 मंथ था, तो आई थिंक शायद जो रूबेला मैंने आपको जो बचा हुआ पार्ट था वो बताया, आई थिंक सभी का क्लियर है ना। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है, नेक्स्ट जो डिजीज है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो है डिफ्थीरिया, ठीक है आप लोगों का। सबसे फर्स्ट अगर बेटा जी आप लोगों से बोला जाए कि जो डिफ्थीरिया है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, इसका जो रूट होता है वो कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी रूट, रूट कौन सा है, रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट है। नीरज, जतीन, सन्नी, आदित्य, यस, डिफ्थीरिया, स्यूडो मेम्ब्रेन ब्लूइस, बलवीर बिल्कुल बेटा बताऊंगा अभी, बलवीर, नागौरी, राकेश, सर 3 मंथ, अगर वैक्सीन देंगे तो 3 मंथ, अगर डिजीज हुई है तो क्या बोलना आप लोगों को, अगर इन्फेक्शन और कितना बोलना है, 6 मंथ अवॉइड करेंगे ना। इसमें ध्यान रखना सबसे फर्स्ट जो डिफ्थीरिया है ये कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल है या वायरल, तो हमेशा ध्यान रखो कैसी डिजीज बेटा जी, इज द बैक्टीरियल डिजीज, कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो डिफ्थीरिया होगा इसका पॉजिटिव एजेंट, सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं कि डिफ्थीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो कौन सा होगा, कौन सा रहेगा बताओगे आप लोगों ना, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा रहेगा, पॉजिटिव एजेंट कौन सा रहेगा इसका, तो कौन सा रहेगा, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, क्या कहेंगे अपन लोग, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, कौन सा बोलना बेटा जी आप लोगों को, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिफ्थीरिया। और ये कैसा इन्फेक्शन होगा, ये बैक्टीरियल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज, क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए, ध्यान रखोगे ये जो नेचर में बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, तो ध्यान रखना ये कैसा बैक्टीरिया, तो क्या बोलना आप लोगों को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्लियर आप लोगों को। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कैसा रहेगा, ध्यान रखना जो बैक्टीरिया एक मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल होता है, तो ये कैसा है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया,
कैसा बैक्टीरिया है? नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अब ध्यान रखना जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या जो बैक्टीरिया रहेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये जो बैक्टीरिया रहेगा या बेसिक जो बैक्टीरिया है ये क्या रिलीज करते हैं बेटा, ध्यान रखना क्या करेंगे? टॉक्सिन्स, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो इसके द्वारा ध्यान रखना जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा जी? रिलीज द टॉक्सिन। इसका जो टॉक्सिन रिलीज होगा वो कौन सा होगा? तो ध्यान रखोगे आप लोग एक्सोटॉक्सिन। कौन सा होगा? ध्यान रखोगे आप लोग कि डिप्थीरिया का जो एंटीजन है ये जो टॉक्सिन रिलीज करेगा वो कौन सा करेगा? एक्सोटॉक्सिन। अब आपने देखो नाम सुना होगा, एक होता है एक्सोटॉक्सिन और एक होता है बेटा जी कौन सा होता है? एंडोटॉक्सिन। कौन कौन सा होता है? एक एक्सोटॉक्सिन होता है और एक एंडोटॉक्सिन होता है। तो बेसिक अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द एक्सोटॉक्सिन एंड व्हाट इज द एंडोटॉक्सिन, बेसिक डिफरेंस क्या होगा? तो साथ साथ लिखोगे आप लोग, क्लास सभी जगह आ जाएंगे बेटा, चिंता मत करना, पहले जो क्लास चल रही है वो ले ले एक बार, है ना? क्लियर है? तो बेसिक अगर मैं आपको बोलूं, आप लोग साथ साथ में लिखोगे कि दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है एक्सोटॉक्सिन, किसका बता रहा हूं आप लोगों को? एक्सोटॉक्सिन, और दूसरा बेटा मैं आपको बता रहा हूं एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखोगे आप लोग कि जो एक्सोटॉक्सिन है ये रिलीज किसके द्वारा रिलीज होगा? रिलीज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलना है? जो एक्सोटॉक्सिन है मेनली रिलीज कौन करते हैं? ग्राम पॉजिटिव रिलीज करते हैं, बट मे बी रिलीज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ध्यान रखोगे आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एक्सोटॉक्सिन है किसके द्वारा रिलीज होंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होंगे, लेकिन एंडोटॉक्सिन है ये ओनली रिलीज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्सोटॉक्सिन रिलीज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और साथ में मे बी ग्राम नेगेटिव, बहुत ही रेयरली करते हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है ये मेनली किसके द्वारा? ओनली ग्राम नेगेटिव के द्वारा क्या होगा? रिलीज होगा। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये रिलीज कहां से होगा? आउटर सेल वॉल। ध्यान रखना जो एक्सोटॉक्सिन है, क्या बोल रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया रिलीज करेगा, रिलीज कहां से करेगा? तो क्या बोलना आप लोगों को? रिलीज बाय आउटर सेल वॉल। क्या बोलना है? आउटर सेल वॉल। और कौन सा होगा? लाइव बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होगा? लाइव बैक्टीरिया होगा। और ये जो रिलीज होगा एंडोटॉक्सिन, ये कहां से रिलीज होगा? ध्यान रखना क्या बोलना आपको? ऑटोलाइसिस। ये कब रिलीज होगा? ऑटोलाइसिस से। क्लियर है आप लोगों को? ये जो आपके एक्सोटॉक्सिन्स होंगे इनका जो नेचर कैसा होगा, ये किस नेचर के होंगे? तो ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, इनका जो नेचर होगा वो कौन सा नेचर होगा? प्रोटीन नेचर। किस नेचर के होंगे? प्रोटीन नेचर के। और जो आपके एंडोटॉक्सिन है इनका जो नेचर होगा ये कौन से नेचर के होंगे? लिपोपॉलीसेकेराइड। क्या बोलना आप लोगों को? लिपोपॉलीसेकेराइड। क्लियर है? प्रोटीन का कौन सा होगा? ध्यान रखोगे एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन नेचर के होते हैं, एंडोटॉक्सिन कैसे रहेंगे? लिपोपॉलीसेकेराइड। क्लियर आप लोगों का? इसके अलावा ध्यान रखोगे आप लोग जो एक्सोटॉक्सिन है ये प्रिपेयर किए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है? टॉक्सॉइड कैन बी प्रिपेयर्ड। ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, क्या होते हैं ये? टॉक्सॉइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, बट ध्यान रखना जो टॉक्सॉइड्स हैं, यस और नॉट, कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? एंडोटॉक्सिन्स हैं, ये ध्यान रखना कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्लियर आप लोगों का? कि जो बेसिक मैंने आपको बताया कि जो ये बैक्टीरिया है ये कैसा बैक्टीरिया होगा? कैसा? ग्राम पॉजिटिव होगा, नॉन मोटाइल होगा, और ये क्या रिलीज करेगा? तो क्या रिलीज करेगा? ये एक्सोटॉक्सिन। लेकिन एक्सोटॉक्सिन और जो एंडोटॉक्सिन होते हैं दोनों रिलीज तो बैक्टीरिया से ही होते हैं, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है कौन सा रिलीव करेगा? ग्राम नेगेटिव कौन सा रिलीज करेगा? इन दोनों के क्या क्या डिफरेंस होंगे, क्या क्या नेचर होगा, ये बड़ा जी आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर आप लोगों का? नेक्स्ट अगर आप लोगों से मैं बोलूं, नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि यही अगर आपसे बोला जाए कि जो डिप्थीरिया का जो बेसिलाई है, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? जो बेसिलाई है ये बेसिक कितने टाइप का होता है? किसका बोल रहा हूं आप लोगों को? डिप्थीरिया बेसिलाई ये कितने टाइप का होगा? तो मेनली ये 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? ये 4 टाइप का होगा, मेनली 4 टाइप का। कौन कौन सा होगा? तो ध्यान रखोगे आप लोग, ग्रेविस, इसके अलावा माइटिस, इसके अलावा बेलफेंटी, और बेटा जी कौन सा होता है? इंटरमीडियस। मेनली कितने टाइप का होता है? ये 4 टाइप का होगा, ग्रेविस, मिटिस, बेलफेंटी और इंटरमीडियस। 4 टाइप का जो ये डिप्थीरिया बेसिलाई होगा। इसके अंदर अगर आपसे बोला जाए 25 को है बेटा, क्यों होता है वो पहले क्लास में पीछे क्लास को बैक करके देख लेना, तेरे को बार बार ये बताऊंगा क्या मैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कितना बताया मैंने आप लोगों को? 4 टाइप का। अब अगर जो ये मैं बेसिक बोलूं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करेगा बेटा जी, ये बैक्टीरिया क्या रिलीज कर रहा है? टॉक्सिन रिलीज। क्या कर रहा है? टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। और ये टॉक्सिन बेटा जी अगर बेसिक में बोलूं ना, अगर ये हार्ट को अफेक्ट करेंगे, किसको करेंगे? हार्ट को अफेक्ट, तो ध्यान रखना जो मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा? मायोकार्डाइटिस। क्या बोलना आप लोगों को? मायोकार्डाइटिस। और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा। क्या होगा? मोस्ट कॉमन। और यही टॉक्सिन अगर मैं आपको बोलूं, किसको बोलूं कि अगर नर्व को अफेक्ट कर रहे हैं, नर्व को अफेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस। क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस। ये मायोकार्डाइटिस ध्यान रखना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? डिप्थीरिया का। क्लियर आप लोगों को? देन नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये टॉक्सिन्स होते हैं बेटा जी, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं? इन टॉक्सिन को अगर डिस्ट्रॉय करना हो, किल करना हो, तो ध्यान रखोगे टॉक्सिन्स जो किल होंगे, किल बाय हीट एंड केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मतलब कि जो एंटीसेप्टिक केमिकल होंगे या हीट के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय।
इसके अलावा बेसिक इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था डिप्थीरिया से, मैं अगर आपको बोलूं कि जो डिप्थीरिया है वो कैसी डिजीज है, जैसे मान लो कि एपिडेमिक है, एंडेमिक है, इंडिया के अंदर क्या है, तो ध्यान रखना जो डिप्थीरिया बेटा जी, क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, जो डिप्थीरिया ही है, डिप्थीरिया इज एंडेमिक, एंडेमिक इन इंडिया, ये ध्यान रखना, अभी भी क्या है, ये एंडेमिक है इंडिया के अंदर। क्लियर आप लोगों का? देन नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो डिप्थीरिया का जो इन्फेक्शन होगा, जिसका मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या बोलना आप लोगों को, इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? हट संगवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप यूं ही बने रहें। एंडेमिक बलवीर, एंडेमिक इन इंडिया, यस वेरी गुड है ना। अगर आप लोगों से बोला जाए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो ध्यान रखना सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या क्या होगा, केस एंड कैरियर, क्या क्या होगा, केस एंड कैरियर, दोनों से इसका इन्फेक्शन फैलेगा। लेकिन अगर मैं मेनली बोलूं तो जो कैरियर होते हैं वो क्या करेंगे, इसको मेनली ट्रांसमिट, क्या बोलना है, मेनली ट्रांसमिट किसके द्वारा होगी, कैरियर के द्वारा मेनली ट्रांसमिट होगी। और ये भी अगर मैं बोलूं ना आपको कि जो बेसिकली होता है वो नेजल और थ्रोट, ये इन्फेक्शन कहां पे, नेजल एंड क्या बोलना आप लोगों को, थ्रोट के अंदर। और मैं डेंजर्स बेटा जी आप लोगों से बोला जाए तो ध्यान रखना जो मोर डेंजर्स है वो कौन सा रहेगा, जो नेजल इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, ध्यान रखोगे आप लोग, डेंजर्स। क्लियर है? इसका जो कैरियर होगा मोस्टली इसको ट्रांसमिट करता है। देन अगर मैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बताऊं कि इन्फेक्शन कैसे बोले फैलेगा, क्योंकि डिजीज कैसी है, ये एंडेमिक है। क्लियर आप लोगों, सोर्स ऑफ क्या बोलना, केस एंड, पूरा बिल्कुल केस एंड कैरियर। और इनमें भी अगर मेन बेटा जी बोला जाए तो ध्यान रखना कैरियर है वो मेनली फैलाता है, और वो भी कैसे, नेजल और थ्रोट के, मतलब इन्फेक्शन नेजल में हो गया, थ्रोट में, लेकिन डेंजर्स कौन सा होता है, नेजल का रहेगा, वो क्या रहेगा, डेंजर्स रहेगा। क्लियर आप लोगों को? गणेश बेटा केस ये तेरे को पढ़ाऊंगा तो टाइम लग जाए, क्योंकि पहले इसकी क्लास हो चुकी है, लगातार क्लास लोगे तो सारे के सारे समझ में आएंगे, अब बार बार ये बताने नहीं बैठेंगे ये क्या होगा, ये क्या होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि अच्छा इसी में अगर मैं आपको बोलूं रूट, सोर्स ऑफ तो मैंने बोला कि केस और कैरियर होगा, रूट कौन सा होगा, तो ध्यान रखना इसका रूट कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी रूट। क्लियर है? अब बेटा जी अगर आपसे बोला जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होगा, तो मेन तो कौन सा बोलना आप लोगों को, सतवीर सिलेक्शन सभी का हो जाएगा, चिंता नहीं करनी, बस आप लोग पढ़ते रहो लगातार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए, सिलेक्शन डेफिनेट होगा, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा है और वो तुम्हें करवाना है, इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारे अलावा तुम्हारा सिलेक्शन करवा देगा, कंटेंट आपको दिए जाएंगे, पढ़ के तुम्हें जाना है। क्लियर है? बिल्कुल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या बोलोगे आप लोग, ध्यान रखोगे, मेनली तो क्या बोलते हैं अपन लोग, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं अपन लोग, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्लियर है? इसके अलावा ये भी कब ध्यान रखोगे, ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा इसका जो ट्रांसमिट जो होने के जो मोड होते हैं, ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट विद स्किन डिस्चार्ज, मतलब एक पेशेंट को डिप्थीरिया है और उसको वुंड हो रखा है या स्किन पे इन्फेक्शन है, तो ध्यान रखना अगर स्किन से डिस्चार्ज हो रहे हैं और वो डिस्चार्ज किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी डिप्थीरिया फैलेगा। तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, कॉन्टैक्ट विद स्किन डिस्चार्ज, क्या बोलना है, डिस्चार्ज। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन सॉइल के अंदर है, अगर सॉइल कॉन्टैक्ट में आ गई तो भी क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। तो क्या बोलना है, कंटामिनेटेड, क्या बोलना आप लोगों को, कंटामिनेटेड सॉइल। क्लियर है? और कौन सा रूट होगा, तो ध्यान रखना कि कोई पर्सन है उसके अंदर डिप्थीरिया है, उस पर जो अपन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट को अगर स्टाइल नहीं किया अपन लोगों ने, तो ध्यान रखना उस इंस्ट्रूमेंट से भी क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगा। तो क्या बोलना आप लोगों को, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स आप लोगों ने यूज किए हैं अगर उन पे इन्फेक्शन है तो भी क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट। और ध्यान रखोगे आप लोग कंटामिनेटेड फॉर्मेट्स, मतलब कि जो भी बर्तन है एक पेशेंट पे यूज किए वो अगर कंटामिनेटेड है डिप्थीरिया के द्वारा तो वो भी क्या करेगा, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करेगा। क्लियर आप लोगों का? यदुवंशी, बलवीर, महावीर, अलसी, फॉर्मेट्स, अलसीराम वेरी गुड बेटा, राजेश, आदित्य, पूरन ढाका। क्लियर है? इन्फेक्टेड पर्सन, कंटा इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, आई थिंक ये तो आपको सभी को आना चाहिए ना, मैंने बता रखा आप लोगों को कि इंक्यूबेशन कितना होगा, तो आप लोग लिखोगे कि जो डिप्थीरिया होगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मैंने ये भी आपको बताया था। आंसर करेंगे और ध्यान रखना आंसर की प्रैक्टिस यहीं से करनी है, नहीं कि आंसर तो हम ओनली एग्जाम में देके आएंगे या यहीं से सीख रहे हैं कि अगर नहीं आ रहा तो हम रिस्क नहीं लेंगे, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो मैं कह रहा हूँ ऐसे सारे मत करना, नो रिस्क, रिस्क लेनी नहीं है ना, गलत होने के चांसेस ही नहीं होंगे। ध्यान रखना जितनी गलतियां, जितने आंसर दोगे गलत होगा तो सीखोगे। सुना ना तुम्हें, पता ना कि जो अकल आती है वो कैसे आती है, बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से, गलतियां करने से आती है। ये रोकी क्या लिख रहा है, 7 to 14, 7 से 14 दिन, बाकी का आंसर 2 से 6 7। अबे मूर्खो, मैंने ये तो स्टार्टिंग में सबसे पहली क्लास में आपको ये तक बताया था कि याद कैसे करना है, 14 डेज, 2 to 6 डे। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 2 to 6 डे, 2 से 6 दिन। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? अरे इंक्यूबेशन सारे बताए थे ना कि कैसे कैसे याद करने, कौन कौन से होंगे, किसको कैसे याद रखना तुम लोगों को। 2 से 6 दिन क्या रहेगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। देन अगर मैं आपको बोलूंगा जिसके कि जो साइन सिम्टम या कंजेनाइटल मैनिफेस्टेशन जो होंगे वो क्या क्या होंगे, तो बेसिक ध्यान रखोगे। सबसे मेन क्या बोलना आप लोगों को, फेरिंगो टॉन्सिलर, क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया।
इसके जो सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, सबसे फर्स्ट अगर बेटा जी आपसे बोला जाए जो मोस्टली होता है फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरियाई। इसके अंदर बेसिक ध्यान रखना क्या क्या देखने को मिलेगा, इस पेशेंट के अंदर क्या क्या हो जाएगा। सोर थ्रोट, जो पेशेंट बेटा जी कंप्लेन करेगा वो क्या क्या करेगा, सोर थ्रोट है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, क्या बोलोगे, साथ साथ में लिखोगे इंपॉर्टेंट है 2.5 लाख, बेटा 2.5 लाख आ जाएंगे, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे, ध्यान रखना। सीएचओ में तो आई थिंक 1 साल की जब नौकरी होगी तब जाके इतने आएंगे, है ना। थोड़े बहुत ज्यादा मान लो आप लोग। वापस बताओ, क्या बताऊं वापस, क्लियर बिल्कुल आप लोगों का। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें जो फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरियाई होगा, इसके अंदर जो इसका मेनली जो सिम्टम दिखेंगे क्या क्या रहेगा, मेनली फेरिंग्स को अफेक्ट करेगा, है ना। तो डिफिकल्टी इन, क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, पेशेंट स्वेलिंग नहीं कर पाएगा बिकॉज स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा ना। इसके अलावा रेगुलर क्या रहेगा, लो ग्रेड फीवर, क्लियर है। इसके अलावा माइल्ड क्या रहेगा बेटा जी, माइल्ड माइल्ड एरिथेमा रहेगा, माइल्ड एरिथेमा ऑन थ्रोट, क्या रहेगा, जो थ्रोट वाला एरिया है वहां पे क्या रहेगा, माइल्ड एरिथेमा रहेगा, क्लियर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जैसे ही इन्फेक्शन होता है स्टार्टिंग के अंदर कि सोर थ्रोट हुआ, स्वेलिंग में डिफिकल्टी हुई, लो ग्रेड फीवर हो रहा, तो मेनली अपने पेशेंट की जो ओरल कैविटी है उसको अपन विजुअलाइज करते हैं, देखेंगे अपन लोग, है ना। तो स्टार्टिंग के अंदर जो स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जो इसका ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है या जो लेरिंग्स वाला एरिया है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे आप लोग, क्या देखने को मिलेगा, स्यूडो। अगर आप लोगों से बेटा जी बोला जाए क्या रहेगा, ध्यान रखोगे आप लोग, स्यूडो मेम्ब्रेन। और स्यूडो मेम्ब्रेन के अंदर मतलब कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना अर्ली स्टेज, ये भी 2 तरीके से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अर्ली स्टेज के अंदर कैसे देखने को मिलेगी, व्हाइटिस देखने को मिलेगी, व्हाइटिस स्यूडोमोनास जो लेरिंग्स फेरिंग्स वाला एरिया है। इसके अलावा ब्लू व्हाइट क्या देखने को मिलेगी, ब्लू व्हाइट, या बेटा जी अगर आपसे बोला जाए ग्रे ब्लैक, ये स्टार्टिंग के स्टेज में देखने को मिलेगी। अगर इस एरिया को अपन हटाने की कोशिश करेंगे, अगर अपन इसको ट्राई करते हैं रिमूव करने के लिए, मान लो कि आपको लगा कि भाई ये कुछ शायद जमा हुआ है, मेम्ब्रेन है या डेब्रिज होंगी, इन्हें हटा देते हैं, तो ध्यान रखना रिस्क होती है, हाईली रिस्क किस चीज की, क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, पेशेंट को क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, ध्यान रखोगे आप लोग। और यही मैं अगर बोलूं कि जो स्यूडो मेम्ब्रेन है, इसके जो सिम्टम के अंदर, जो पेशेंट के अंदर अपन सिम्टम देखेंगे, तो ये अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज के अंदर, लेट स्टेज मतलब कि जब इसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने स्टार्ट होंगे, पेशेंट के अंदर दिक्कत आना स्टार्ट होगी, लेट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे आप लोग, येलोविस, क्या देखने को मिलेगी, येलोविस ग्रीनिश कलर। यही जो मेम्ब्रेन है, येलोविस या ग्रीनिश कलर, जो फेरिंग्स होगा, जो लेरिंग्स वाला एरिया होगा, जो ओरल कैविटी के अंदर अपन जब विजुअलाइज करेंगे, तो इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये हाईली इफेक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, जो कलर कैसा कर देंगे, येलोविस कलर या येलोविस ग्रीन कलर देखने को मिलेगा आपको, ये लेट स्टेज में देखने को मिलेगा। अर्ली स्टेज को जो मैंने बताया वो व्हाइटिस, ब्लू व्हाइटिस है ना, वो देखने को मिलेगा। और मेनली किसको कवर करेंगे, ये फेरिंग्स, लेरिंग्स और टॉन्सिल को। लिखा तुम लोगों ने। और यही अगर मान लो कि जो टॉन्सिल्स है या आपका फेरिंग्स, लेरिंग्स, टॉन्सिल वाला एरिया है, अगर यही टॉक्सिन हाईली इफेक्टिव है, तो ध्यान रखना धीरे धीरे जो लेरिंजियल एरिया है, लेरिंजियल एरिया, यहां पे क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी का जो क्लासिकल साइन है, जो सबसे डिफरेंट करता है, वो क्या देखने को मिलेगा, बुल नेक अपीयरेंस, क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे आप लोग, बुल नेक अपीयरेंस। बेटा जी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुल नेक अपीयरेंस कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखोगे डिप्थीरिया के अंदर, मतलब कि पर्सन की जो नेक है उसमें काफी स्वेलिंग आ जाएगी, क्लियर है। और जैसे ये नेक में स्वेलिंग आ गई, तो ध्यान रखना लेरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया ही हो जाएगा, लेकिन बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि आगे जाके लेट स्टेज के अंदर होता है। इसी का जो सेकंड जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर आपको बोलूं, वो कौन सा बोलना बेटा जी, इंक्लूड क्या हो जाएगा, लेरिंगोट्रेकियल, लेरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया, क्लियर है। लेरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया ये लेस कॉमन है, बहुत ही कम होता है, लेस कॉमन, बट बेटा जी क्या है, ये सीरियस इंफेक्शन है, सीरियस या अपन लोग डेंजरस बोल सकते हैं, क्लियर है। अंकित, बुल नेक अपीयरेंस, यस वेरी गुड है ना, अंकित टांग, बिल्कुल बेटा, बुल नेक कैसे देखने को मिलेगी, बुल नेक अपीयरेंस हो जाएगी। और इसी के बाद में जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ने स्टार्ट होंगे, लेरिंगोट्रेकियल जो एरिया है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके अंदर ये लेस कॉमन, बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन बड़ा ही सीरियस है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, काफी कॉम्प्लिकेशन आएंगे। इसमें जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अब देखो लेरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया होगी, बुल नेक अपीयरेंस होगी, तो जो लेरिंग्स वाला एरिया है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, लेरिंग्स वाला एरिया, इसमें जब स्वेलिंग आएगी तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो इसके जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, स्वेलिंग आने के बाद में सबसे फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन कैसा होगा, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन कैसा रहेगा, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन बोल दो, नॉइजी रेस्पिरेशन बोल दो, या इमरजेंसी रेस्पिरेशन बोल दो, मतलब पेशेंट जो ब्रीथ करेगा वो एक आवाज के साथ करेगा। इसके अलावा इसकी जो वॉइस होगी, जब ये पेशेंट बोलेगा तो कैसी वॉइस होगी, हॉर्सनेस, कैसी होगी, ध्यान रखोगे आप लोग, कैसी रहेगी, हॉर्सनेस वॉइस। अब हॉर्सनेस वॉइस नॉट लाइक एज ए हॉर्स, आप लोग बोलते हो ना कि हॉर्स के लाइक होगी, ध्यान रखोगे, हॉर्सनेस का मतलब होता है आवाज का भारी हो जाना, है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि आवाज का भारी हो गया, गला बैठ गया, समझ रहे मेरी बात तुम लोग, अरे समझ पा रहे हो ना। लव इस इंक्यूबेशन पीरियड की ट्रिक बताओ, बेटा मैंने सबसे पहले बताई थी आप लोगों को, है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर, बता देंगे, कोई बात नहीं, दोबारा से ना। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए हॉर्सनेस वॉइस,
दीपशिला, ठंड नहीं लगी बेटा, है ना, सारा दिन क्लास लेने से हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बेटा जी बोला जाए, सुमित यदुवंशी, वेरी गुड बेटा, बेटा पढ़ता रहे बस, है ना। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं हॉर्सनेस वॉइस, और क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो इसके अंदर, है ना, जो लेट स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, पेशेंट में डिस्निया हो जाएगा। देन अगर आपको बोलूं कि डिस्निया होगा तो क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। इसके अलावा क्रोपी कफ, और क्या देखने को मिलेगा इसी में, अगर बेटा जी मैं आपको बोलूं क्रोपी कफ, इसके साथ साथ स्टाइडर रेस्पिरेशन हुआ, हॉर्सनेस वॉइस, डिस्निया, रेस्टलेसनेस, मतलब कि यही अगर सारी कंडीशन हुई तो ध्यान रखना इस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज होगा, ट्रेकियल वाला एरिया इन्वॉल्व हो चुका है, तो इसका जो एक एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होता है सीरियस कंडीशन के अंदर, इसमें क्या की जाती है, ट्रेकियोस्टोमी। अगर इसका एयरवे मेंटेन करना है, क्लियर है, इसका अगर एयरवे मेंटेन करना है तो क्या करेंगे अपन, परफॉर्म द ट्रेकियोस्टोमी। क्लियर है, डिफिकल्टी आ जाएगी स्वेलिंग के अंदर भी। क्लियर है आप लोगों का। नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए इसी के अंदर कि सिम्टम के साथ साथ में अगर इसका डायग्नोसिस किया जाए, कि डिप्थीरिया का जो डायग्नोसिस होगा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना इसका जो अर्ली स्टेज, मैं अगर क्या बोलूं बेटा जी, अर्ली स्टेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। क्लियर है, डायग्नोसिस बड़ा ही कंफ्यूज करता है, इससे डेफिनेट क्वेश्चन आता है, क्योंकि तुम इसके डायग्नोसिस में बस एक ही पढ़ते हो कि सिक टेस्ट, सिक टेस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। क्लियर बिल्कुल। तो इसका मैं अर्ली स्टेज या अर्ली डायग्नोसिस बेटा जी आप लोगों को बोलूं तो ध्यान रखना, चाहे से केस हो, चाहे अगर आपसे क्या बोला जाए कैरियर हो, इनमें अपन अर्ली जो डायग्नोसिस करेंगे वो किससे करते हैं बेटा जी, ध्यान रखना, स्वाब। क्या करेंगे, स्वाब लेंगे। और स्वाब कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, तो माउथ बेटा जी, या फिर क्या बोलना है, माउथ एंड नोज, और इनका क्या करवाया जाएगा, कल्चर, अर्ली डायग्नोसिस, सिक टेस्ट। सिक टेस्ट का बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को, है ना। तो बेसिक ध्यान रखोगे आप लोग कि मेन अर्ली डिटेक्शन अगर आप लोगों से पूछा जाए केस या कैरियर का, तो ध्यान रखना स्वाब लेंगे नोज और माउथ से, और क्या करवाया जाएगा, कल्चर। अर्ली की बात कर रहा हूं मैं। इसी को बेटा जी अगर डिप्थीरिया को स्टेन, दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसकी स्टेनिंग किससे की जाएगी, तो ध्यान रखो किससे की जाती है, क्या बोलना है आप लोगों को, अल्बर्ट स्टेनिंग। कौन सी होती है, अल्बर्ट स्टेनिंग, हाईलाइट कर लोगे, स्टेनिंग कौन सी है, अल्बर्ट स्टेनिंग। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं किसी में जो एक टेस्ट करते हैं अपन लोग, वो कौन सा होता है बेटा जी, सिक टेस्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग हाईलाइट कर लोगे कि जो सिक टेस्ट है, सिक टेस्ट डायरेक्ट आता है, ये किस में किया जाता है, तो ध्यान रखना किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए, लेकिन ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। क्या बोलना आप लोगों को, नोट कंफर्मेटिव टेस्ट, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। क्लियर है, ये किसको एक्सप्लेन करेगा, ये क्या करेगा बेटा जी, जो दिखाएगा, जिससे अपन इंडेक्ट करेंगे, वो किसको, इम्यूनिटी को, किसके खिलाफ, इम्यूनिटी की, जो डिप्थीरिया है इसके खिलाफ इम्यूनिटी है या नहीं है, या क्या दिखाएगा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिप्थीरिया। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की क्या दिखाएगा, ससेप्टिबिलिटी दिखाएगा, या बेटा जी क्या बोलना आप लोगों को, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थीरिया। ये क्या क्या दिखाएगा, ध्यान रखना, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है, कंफर्मेटिव नहीं होगा। अल्बर्ट स्टेनिस, वेरी गुड बेटा, है ना। तो क्या क्या एक्सप्लेन करेगा, इम्यूनिटी बताएगा, ससेप्टिबिलिटी बताएगा, हाइपर सेंसिटिविटी बताएगा, किसकी, डिप्थीरिया की। सिक टेस्ट का मैं अगर आपको बोलूं कि इसका जो रूट होता है वो कौन सा रूट होगा, तो रूट कौन सा बताओगे आप लोग, बताओ। तो ध्यान रखना कौन से रूट से किया जाता है इसे, आईडी रूट, क्योंकि मैंने अभी क्या बोल रहा, किसको दिखाएगा ये, हाइपर सेंसिटिविटी। जितने भी सेंसिटिविटी टेस्ट या एलर्जिक जो टेस्ट किए जाएंगे वो कौन से रूट से किए जाते हैं, आईडी रूट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलर्जिक
या जो सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं वो कौन से रूट से किए जाते हैं, आईडी रूट से किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, ध्यान रखना, इसका मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, सबसे वेरी वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखोगे बेटा जी आप लोग ये कि आईडी रूट से जो एलर्जिक टेस्ट या हाइपर सेंसिटिव टेस्ट किए जाते हैं वो आईडी रूट से क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर आप लोगों का। अब अगर मैं आपको इसका डोज बोलूं, डोज, एक चीज ध्यान रखोगे, रूट आईडी है और ये बोथ आर्म, दोनों एक्सट्रीमिटी पे की जाएगी, दोनों हाथों पे करेंगे ना, बोथ आर्म पे होगा ये टेस्ट। दोनों कैसे कैसे होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन बेसिक आप मुझे इसका डोज बताओगे ना। आईडी रूट से होगा 48 to 73 हार, यस वेरी गुड, है ना। डोज कितना होगा, डोज, तो आंसर करोगे बेटा जी आप लोग इसके डोज का कि कितना डोज यूज किया जाता है इसके अंदर। स्लो एब्जॉर्प्शन 0.1, 0.2, 1212 आंसर आ रहा है ना। बलवीर 26 गोज नीडल, हाँ बेटा। सरोज 0.1, प्रियंका 0.1, मेडिको, सूरज, मोहित, कविता 0.1। ध्यान रखोगे इंपॉर्टेंट है जो 0.1, काफी जगह आपको 0.1 मिलेगा, ये ध्यान रखोगे आप लोग। लेकिन ये बेटा जी किसके अंदर किया जाता है, ये ट्यूबर क्लीन टेस्ट में किया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट में किया जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं इसके लिए गलत होता है, जो सिक टेस्ट होगा इसकी डोज कितनी होगी, 0.2 ml। क्लियर है, या फिर क्या बोलेंगे अपन 150 mld। क्या बोलना है, 150 mld। इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम लीथल डोज। मिनिमम लीथल डोज कितनी होगी, 0.2 ml। कितना रहेगा ये ध्यान रखोगे आप लोग, 0.2 नॉट 0.5, 0.2 नॉट, जो ध्यान रखना 0.1 ये किसके लिए होती है, ट्यूबर क्लीन टेस्ट के लिए, मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए। क्लियर आप लोगों को। इसका जो टेस्ट होगा ये मैंने इसीलिए पहले आपको बोला क्योंकि आप, मुझे पता था कि आप कितना 0.1 ml बोलने वाले हो, है ना। दोनों आर्म पे होगा, डोज कितना होगा इसका, 0.2 ml। नेक्स्ट बेटा जी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जब टेस्ट होगा तो अपन बोथ आर्म पे करेंगे, तो जो 0.2 ml, किसकी बात कर रहा हूं, ये कौन से पे होगा, जो टेस्ट क्या बोलेंगे, इसमें क्या लेंगे अपन, सिक टेस्ट टॉक्सिन। क्या ले रहे बेटा जी अपन लोग, ये सिक टेस्ट टॉक्सिन। और ये कौन सी पे लगाएंगे अपन, टेस्ट आर्म, जो मेन आर्म होगी उसको क्या बोलते हैं अपन, या सिक टेस्ट टॉक्सिन जिसमें लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे, टेस्ट आर्म। दूसरी जो आर्म होगी उसमें भी कितना लेंगे अपन, 0.2 ml लेंगे। लेकिन ये क्या रहेगा बेटा जी, हीट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। कैसे है, हीट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। और ये कौन सी आर्म होगी, तो क्या बोलना आप लोगों को, अपोजिट, या क्या बोलते हैं इसी को अपन, कंट्रोल। ध्यान रखना, कंट्रोल आर्म, अपोजिट या कंट्रोल आर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर आप लोगों का। और ये अगर मैं आपको बोलूं कि जो इसके सिम्टम देखेंगे अपन, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या रिजल्ट आएगा, यहां तक क्लियर आप लोगों का। हीट एंड एक्टिवेट नहीं, इनएक्टिवेट। क्लियर आप लोगों का। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि जैसे ही ये दिया जाएगा वैक्सीन, देने के बाद में जब अपन इसे टेस्ट करेंगे तो ध्यान रखना किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कि टेस्ट देने के बाद रिजल्ट्स आएंगे, ध्यान रखना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। क्लियर है कि ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, इसके अलावा अगर आपसे क्या बोला जाए, इंटरप्रिटेशन, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है आप लोगों का। यस, ऑब्जर्वेशन जो रहेगा 48 आवर्स से इसका भी रहेगा, क्योंकि ये कैसा टेस्ट है, हाइपर सेंसिटिव टेस्ट है। तो जो टेस्ट आर्म है और कंट्रोल आर्म, जिस पे अपने कौन सा दिया था बेटा जी, कंट्रोल आर्म के ऊपर कौन सा रहा था, हीट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। अगर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है किस पे, टेस्ट आर्म पे, और कंट्रोल आर्म पे भी, दोनों पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसमें जो देखने को मिलेगा जिसका एरियोला रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो टेस्ट क्या रहेगी, रीडिंग क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और क्या है, इम्यून टू डिप्थीरिया। ये ध्यान रखोगे आप लोग। अगर टेस्ट आर्म पे रेड फ्लैश है
और कंट्रोल आर्म पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं है, तो टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। और क्या है, ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, ससेप्टिबल है किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। अब टेस्ट आर्म पे रेड फ्लश फाइंडिंग बाय 4th डे, लेकिन रेड फ्लश फाइंडिंग 4th डे सेम डे किसके ऊपर है, दोनों आर्म के ऊपर। अगर दोनों आर्म के ऊपर आपको रेड जो रेसेस देखने को मिलेगा या रेड फ्लश देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना ये स्यूडो पॉजिटिव रहेगा। और कैसा है, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी दिखाएगा, कैसा है, स्यूडो पॉजिटिव। क्लियर है। अब अगर आप लोगों से बोला जाए कि टेस्ट आर्म पे रेड फ्लश है, तो क्या बोलना, कंट्रोल है वो स्यूडो पॉजिटिव। ध्यान रखना क्या है, कॉम्बिनेटेड, ससेप्टिबिलिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये दोनों रहेंगे। स्यूडो पॉजिटिव का मतलब है कि आपको लग भी रहा है कि यहाँ है, मतलब दिख भी रहा है, जो प्रॉपर दोनों का जो एरिया रहेगा, जो कंट्रोल आर्म का एरिया का रहेगा छोटा रहेगा, इसका लार्ज रहेगा, तो इसे क्या बोलना आपको, स्यूडो पॉजिटिव। तो इसमें दोनों दिखाएगा, ससेप्टिबिलिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर आप लोगों का, आई थिंक। मुकेश कुमार, गुड इवनिंग बेटा। स्यूडो पॉजिटिव, अरविंद, क्या बेटा एक बार इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बिल्कुल बता देंगे, चिंता मत कर बेटा, है ना, बताएंगे, बस एक बार जो पढ़ाया जा रहा है इस पे ध्यान दे लो तुम लोग, है ना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो डिप्थीरिया का जो वैक्सीनेशन होगा, किसके बारे में बोल रहा हूं बेटा जी, मैं आपको वैक्सीनेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका जो वैक्सीन होता है कौन सा होता है, ध्यान रखोगे आप लोग, कंबाइंड वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन है। देखो जो वैक्सीन आती है आपकी, सिंगल वैक्सीन आती है, कंबाइंड आती है, पॉलीवेलेंट आती है, पॉलीवेलेंट रहेगी, पेंटावेलेंट होगी, और एक एडजॉब्ड वैक्सीन आती है। तो अगर मैं आपको बोलूं इसकी जो कंबाइंड वैक्सीन है वो कौन सी है, ये डीपीटी वैक्सीन है। लेकिन ध्यान रखोगे ये जो डीपीटी वैक्सीन के अपन जो डोज देंगे, अगर मैं रूट बोलूं तो कौन सा होता है, आईएम होगा। इसके डोज कितने होते हैं, 3 डोज। अरे पता है ना कितना होता है, 3 डोज। कब कब दिया जाएगा, 6 वीक, उसके बाद में 10 वीक, उसके बाद में 14 वीक। क्लियर है। देन इसका ये 3 तो बेसिक डोज होंगे, उसके बाद में क्या देंगे बेटा जी अपन लोग, इसके बूस्टर देंगे। जो बूस्टर फर्स्ट दिया जाएगा, ये कब दिया जाएगा, 16 to 24 मंथ। क्लियर है। और जो सेकंड बूस्टर दिया जाएगा 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल के बच्चे को देंगे। क्लियर आप लोगों को। ये वैक्सीन कैसी वैक्सीन होगी, तो हमेशा ध्यान रखोगे, एडजॉब्ड वैक्सीन। कैसी वैक्सीन होती है ये, ध्यान रखोगे, कैसी होती है, एडजॉब्ड वैक्सीन। और इस एडजॉब्ड वैक्सीन के अंदर जो केमिकल ऐड किया जाता है, एडजुवेंट, क्या बोलते हैं उसे, एडजुवेंट। ये कौन सा केमिकल होता है, तो क्या होता है बेटा जी, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको अपन, एल्यूमिनियम। इसको ऐड किया जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, या फिर बेटा जी क्या बोलेंगे अपन लोग, हाइड्रोक्साइड। ये इसमें एडजुवेंट यूज करते हैं। और इसका जो मेन काम होता है, किसको बढ़ाएगा, ये इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। क्लियर आप लोगों का। और ये जो डीपीटी का वैक्सीन, डीपीटी भी आता है, और कौन सी फॉर्म में आएगा, ये डीटी फॉर्म में भी आता है। इसके अलावा बेटा जी बेसिक में इसकी और आपको वैक्सीन बोलूं कि जो इसके वैक्सीन के जो कई बार आपने पढ़ा है, जैसे एक तो डायरेक्ट डीपीटी लिखा हुआ आता है। इस डीपीटी के अलावा, डीपीटी का मतलब तो क्या, डिप्थीरिया, टिटनस, यस और नॉट, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। एक ये डीटी से भी आता है, डिप्थीरिया और टिटनस। पर्टुसिस को हटा दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को, तो उसमें पर्टुसिस नहीं दिया जाता है। देन देखो कई जगह आपने सुना होगा कि इस तरीके से भी आता है, डीपीटीए। क्लियर बिल्कुल। इसमें क्या क्या होगा, तो देखो डी का मतलब तो क्या बोलते हैं इसे अपन लोग, डिप्थीरिया। क्या रहेगा, डिप्थीरिया। इसके अलावा क्या रहेगा इसके अंदर, टिटनस। ये जो ए लिखा होगा, इस ए का मतलब क्या होगा, लिख लेना, एसेलुलर पर्टुसिस। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग, सेलुलर पर्टुसिस। कि DTA स्मॉल जो ए लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, एसेलुलर पर्टुसिस। कुछ जगह पे अगर मैं आपको बोलूं कि जो ओनली जो DT होता है, DT का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया, टिटनस, टॉक्सॉइड। क्लियर आप लोगों का। इसके अलावा जो एक और आता है, इसी के अंदर जो लिखा हुआ आएगा, DTPW।
ये W लिखा होता है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो ध्यान रखना कि भाई डिफ्थीरिया टिटनस ये तो है ही है, क्या क्या रहेगा? डिफ्थीरिया, इसके अलावा और क्या रहेगा? टिटनस। लेकिन ये जो PW जो लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका क्या होगा? होल सेल पर्टूसिस। इसका मतलब क्या होता है? होल सेल पर्टूसिस। ये ध्यान रखोगे आप लोग, क्या होता है? होल सेल पर्टूसिस। क्लियर है आप लोगों का? नेक्स्ट अगर आप लोगों को बेटा जी बोला जाए इसी के अंदर, एक देखो जो बेसिक्स आता है, एक इस तरीके से DT लिखा होता है और एक इस तरीके से DT लिखा होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये जो DT इसका तो मतलब क्या होगा? डिफ्थीरिया टिटनस टॉक्सॉइड। क्या होता है? डिफ्थीरिया टिटनस टॉक्सॉइड। जो DT होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? डिफ्थीरिया टिटनस, क्या रहेगा? डिफ्थीरिया टिटनस। लेकिन ये किसके लिए होगा? ध्यान रखना, एडल्ट टाइप। क्लियर आप लोगों का? बेसिक जो इसके वैक्सीन किस किस नाम से, ध्यान रखना, किसी के नीचे A लिखा होता है, किसी के नीचे W लिखा होता है। तो आज का जो बेटा जी मैंने आपको सेशन बताया, आई थिंक सभी का क्लियर है। इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक जो डिफ्थीरिया होगा ये किस तरीके से होगा, क्या क्या इसके सिम्टम आएंगे, मेन ध्यान रखोगे बुल नेक अपीयरेंस। क्लियर है बिल्कुल लोगों का, आप लोगों का? तो बेटा जी आज के लिए इतना ही, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, तैयारी को रेगुलर रखें, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रह के पढ़ें।